सबसे पहले बात चंपावत के चक्रव्यूह की। जी हाँ, चंपावत उपचुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। तमाम तैयारी यहां पर हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 96,213 वोटर्स आज अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। किस्मत का फैसला यहां पर करेंगे। वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 151 मतदान केंद्र। तो पोलिंग बूथों पर तमाम पहुंच चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र सीला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सबकी निगाहें मतदान पर टिकी है, किसकी जीत किसकी हार, और उससे पहले किस तरह से प्रशासन तैयार? देखिए, बिल्कुल आशिमा, इस वक्त मैं टनकपुर में जीआईसी इंटर कॉलेज में हूं। अगर आपको पीछे की ओर दिखाऊं तो अभी देखिए आप, सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ पोलिंग जो कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पे लगाए गए हैं चुनाव की, वही आपको नज़र आ रहे हैं, और एसएसबी के जवान, क्योंकि ये नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, भारत नेपाल सीमा पे सटा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ एसएसबी की नफरी रहती है और एसएसबी के तमाम जवान सिक्योरिटी में यहाँ पूरी तरह तैनात हैं। इस पोलिंग सेंटर की अगर बात करूँ तो यहाँ करीब 2200 से ज़्यादा मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। पूरा 96,000 से ज़्यादा मतदाता हैं जो आज विधानसभा उपचुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। चंपावत में 50,000 के करीब पुरुष मतदाता हैं, 46,000 के करीब महिला मतदाता हैं, 151 के करीब जो पोलिंग बूथ हैं, 151 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अभी सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी, शाम के 5 बजे तक मतदान चलता रहेगा। और शुरुआती झटकों में हम देखते हैं कि लोग बड़े पैमाने पर निकल के आते हैं। दिन में धूप होती है, ये तराई से सटा हुआ क्षेत्र है। चंपावत का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ठंडा है, लेकिन नीचे का जो इलाका है वो खटीमा विधानसभा से लगा हुआ है, भाबर का एरिया है, बहुत गर्म है। तो शुरुआत में ही हमको अच्छी खासी भीड़ दिखेगी। वैसे तो विधानसभा उपचुनाव में जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम होता है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार इस क्षेत्र में प्रचार करते रहे, संगठन पूरी ताकत झोंकता रहा, और हर भाषण में सीएम ने ये कहा कि इस उपचुनाव में आप पूरे जोश खरोश के साथ मतदान कीजिए, उससे मुझे भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, मुझे भी हिम्मत मिलेगी। तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आज पोलिंग परसेंटेज हर बार के उपचुनावों से बेहतर हो सकता है। दूसरी बात यह है, सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारे सख्त इंतज़ाम हैं। उत्तराखंड पुलिस के अलावा उत्तराखंड पीएसी यहाँ पर मौजूद है, और एसएसबी, जो मैंने कहा कि बड़ी नफरी यहाँ पर है, एसएसबी हर जगह पर यहाँ तैनात है ताकि किसी भी तरह से कोई भी बैड एलिमेंट चुनाव को प्रभावित ना कर सकें। 48 घंटे पहले, जैसे हमने बताया, तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो सील किए गए हैं। आज 5 बजे के बाद बॉर्डर्स खोले जाएंगे। चाहे नेपाल का महेंद्रनगर का बाज़ार हो या अन्य क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों को पर्यटक जा सकते हैं। नेपाल से लोग भारत में आ सकते हैं, और मुख्यमंत्री खुद इसी पोलिंग बूथ में पहुंचेंगे। यहाँ भी वो देखेंगे व्यवस्थाओं को, क्योंकि वो वोटर नहीं है चंपावत विधानसभा के, इसलिए वोट नहीं डालेंगे, लेकिन तमाम जगह वो पहुंचेंगे, लोगों से निवेदन कर सकते हैं और व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। तो आज का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तय करेगा कि पुष्कर धामी कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि जो रुझान है, जिस तरह की चीज़ें मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पे, वो मजबूत स्थिति में है। संगठन पूरी ताकत झोंके हुए है, और इसके अलावा सरकार के तमाम मंत्रियों ने डेरा डाला हुआ है, तो इसी लिहाज से भी वो बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन जनता ने तय करना है कि चंपावत से विधायक कौन बनेगा। बिल्कुल, जनता को ये पूरी तरीके से तय करना है, और किस तरह की तैयारी है धरातल से हमारे संवाददाता आपको हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू होनी है, और चंपावत का जो रण है वो पूरी तरीके से सज चुका है। जिसका इंतजार था सुरेंद्र, वो इंतजार अब खत्म होता हुआ, और जिस तरह से हर एक मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि उत्सव की तरह इस दिन को मनाया जाए, 100% मतदान, इस अपील का किस तरह से असर दिखाई देगा ये तो आने वाली तस्वीर बयां करेगी। और सुरक्षा के आपने बताया इंतजाम, लेकिन अगर जहां पर आप खड़े हैं, टनकपुर बनबसा की बात करें, खटीमा से सीमा ये लगती है, और आज सबकी निगाहें इन वोटर्स पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये वोटर्स बहुत बड़ी भूमिका चुनाव में निभाते हैं। समीकरण को बिगाड़ने में और बनाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और सीएम धामी इस पर अपना काफी प्रभाव मानते हैं। देखिए, बिल्कुल वोटर ने ही तय करना है कि उनका विधायक प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, या वो एक महिला विधायक को चुनाव जिताने जा रहे हैं, महिला विधायक चुनने जा रहे हैं। तो ये वोटर ने तय करना है। लेकिन जिस तरह से
उपचुनावों का रिजल्ट उत्तराखंड में रहा है। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री उपचुनाव नहीं हारा है, चाहे नारायण दत्त तिवारी लड़े थे जब योगांबर सिंह रावत ने सीट छोड़ दी थी, चाहे टीपीएस रावत ने सीट छोड़ी हो जब जनरल भुवन चंद खंडूडी लड़े, चाहे हरीश धामी ने सीट छोड़ी हो जब हरीश रावत चुनाव लड़े। तो ये तमाम जो परिणाम है, इससे पहले किरण मंडल जो कांग्रेस के थे बीजेपी में शामिल हुए थे सितारगंज से, फिर विजय बहुगुणा लड़े थे। तो ये तमाम ऐसे परिणाम हैं जो ये बताते हैं कि उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव मुख्यमंत्री नहीं हारते हैं। देश में एक ही उदाहरण है शिबू सोरेन का, जो मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव हारे थे, लेकिन उत्तराखंड में ये रिजल्ट 100% है, इसलिए भी कॉन्फिडेंट मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है कि सड़क, बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ें, रोजगार, ये तो अपने टाइम पर रहती हैं। सड़क कनेक्टिविटी आपकी बेहतर रहती है, रेल कनेक्टिविटी बेहतर होती है। इस क्षेत्र को टूरिज्म हब बनाने के लिए इसको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना है। ये तमाम चीज़ें एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो जनता ये समझती है कि आखिरकार हमें ज़्यादा फ़ायदा किससे होता है। हालांकि ये तय जनता ने करना है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मजबूती जो नज़र आती है वो हम आपको जमीनी हकीकत बता रहे हैं आशिमा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये मजबूती इसके जरिए भी नजर आती है। प्रचार प्रसार बढ़ चढ़कर किया है। पार्टी के पदाधिकारी हूं, तमाम दिग्गज नेता हूं, वो चंपावत में टिके रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर प्रचार प्रसार के लिए आए और काफी उत्साह चंपावत की जनता में इसलिए भी है कि विकास की बयार यहां पर बहती नजर आएगी और उसी विश्वास के आधार पर अपनी जीत का दावा भी सीएम धामी ठोकते नजर आ रहे हैं। लेकिन हम अगर पूरे इतिहास को समझे चंपावत के, और क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर रहने वाले हैं जो जिस जीत का आधार बन सकते हैं, उन पर भी एक बार प्रकाश डालें। देखिए, बिल्कुल, अगर चंपावत की मैं आपको बात करूं तो बीना महाराणा यहाँ थी और उस वक्त वो पहला चुनाव जीती थी, तब उनको मंत्री बना दिया गया था। और इसके बाद अगर बात करूं तो फिर यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से हिमेश खरकवाल लड़े, वो जीते चुनाव। दूसरा चुनाव वो 2012 में फिर से जीते। 2017 में कैलाश गहतोड़ी ने उन्हें हराया और 2022 में फिर कैलाश गहतोड़ी से वो चुनाव हारे। और ये हारने का जो मार्जिन था ये बढ़ता रहा। इस बार मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, यानी अगर बात करूं तो इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी बहुत कांटे की टक्करों में रही हैं। अब मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने से ये चुनाव इसलिए बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा कि जनता को एक विकल्प होता है कि आप मुख्यमंत्री चुनेंगे या आप विधायक चुनेंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस का संगठन कहाँ कमजोर लगता है, क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस धरातल पर उतनी मजबूत नहीं है। प्रत्याशी चुनने में समय लगाया गया। जिस प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए था उस प्रत्याशी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, यानी हिमेश खरकवाल जो पूर्व विधायक थे। और उसके बाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष निर्मला गहतोड़ी को मैदान पे लाया जाता है, उनको चुनाव लड़ाया जाता है। महिला कैंडिडेट हैं लेकिन उतनी मजबूत नजर नहीं आ रहे। चंपावत के ग्रामीण इलाकों से लेकर भावर के इलाके में, जो बीजेपी बनबसा से लेकर दिखाई दिया है सुरेंद्र, वो फोकस कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखाई दिया है। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, मतदान को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा और पूरी जानकारी आपसे हम चाहेंगे कि जनता तक पहुंचाएं। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।